जय हिंद दोस्तों। मैं राजा आपका स्वागत करता हूँ राजा कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, टेस्ट सीरीज। टेस्ट मतलब कि अग्निवीर का जो है 2023 में जो पेपर होने वाला है ना, 17 अप्रैल से चालू होने वाले आपके पेपर ना, उसके लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, टेस्ट पढ़ेंगे आज। टेस्ट मतलब कौन सा नंबर का है, तीसरे नंबर का ना। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। 50 की 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। समझ में आया? हाँ, ध्यान रखना किसके लिए काम आएगी ये, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, अग्निवीर। ठीक है, ध्यान रखना भाई। हाँ चलो, इससे पहले गणित सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ना हम जीके पढ़ लेंगे ना, जीके, साइंस और रीजनिंग। हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आया यार आपके पास। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, इस संख्या दी ना भाई, को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है बताना है आपको। हाँ बता दो जल्दी से, क्या बताना है, भाजक बताना ना भाई। तो सिंपल बता रहे हैं हम आपको यार, समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, देखो हाँ, क्या होता है सूत्र यहाँ पर, भाज्य बराबर, दूसरा कलर लें तो अच्छा रहेगा ना पेन का। क्या भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित में भागफल, भाजक गुणित में भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल। क्या होगा, शेषफल। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, भी कलर जम नहीं रहा मुझे, कौन सा जमेगा, ब्लैक दिखते ना। अब इतना बात समझ में आई क्या? हाँ, अब देखना यार, जिस संख्या में भाग देते हैं ना भाई, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वही आपका क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, तो संख्या कितनी दी है, 7,8,6,5,3,2,1। ठीक है, फिर किससे भाग दे रहे हैं हम, तो भाई भागफल कितना है आपका, भागफल है 33,612, और शेषफल कितना है, शेषफल दिया है 113, लिख दिए। इसका मान निकालना है भाई, हमने भाजक को ना वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना है, जो 113 यहाँ प्लस में है ना, इसका पक्षांतर करूंगा तो साइड माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा घट जाएगा। भाई यहाँ 11 में से 3 घटा दूंगा, 11 में से 3 घटाया 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना, एक उदाहरण ले लीजिए आपने, यहाँ बचा कितना, एक, एक में से एक घटाया 0, यहाँ 3 में से एक घटाया 2, और कितना है, 5 है, 5 लिख दिया, और यहाँ कितना है, 6 है, 6 लिखा, और 78 लिखा, 78 लिख दिया। भाजक गुणित में कितना दिया है, 33,612। इतना बड़ा तो काट नहीं पाएंगे हम लोग, अरे काट दोगे लेकिन टाइम लगेगा ना। तो इकाई अंक देखो ना, यहाँ कितना आ रहा है, 2, यहाँ कितना आ रहा है, 8। दो में मैं कितने गुणा करूंगी, 8 बन जाएगा। दो में मैं 4 का गुणा करूंगा भाई, जब तो 8 बनेगा ना। हाँ, तो मतलब 4 बार, 4 जिसका इकाई का अंक होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो यही तो बताना चाह रहा ना इसमें, तो आप कितना हो जाएगा, 234 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें। ये आपके लिए टेस्ट सीरीज बनी हुई है ना, और इस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य कितना दिया है, जो 78,65,321, 78,65,321, भाजक निकालना है वैसे लिखा। भागफल कितना दिया, 33,612, प्लस शेषफल कितना दिया है, 113। ठीक है, अब ध्यान देना है हमें भाई, 113 यहाँ प्लस में, उस साइड गया तो माइनस में जाएगा, पक्षांतर कर दिए, घटाए तो कितना आया 78,
78 65 208 आया। हाँ, फिर भाजक गुणित में जो भागफल दिया वो लिखे। अब यार इतना बड़ा ना दिमाग लगाना है कि यार मतलब ये 2 है, 2 में मतलब कि 8 बनाना 2 को, ये 2 को 8 कैसे बनेगा, 4 गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि 4 बार पूरा पूरा चल जाएगा भाग, तो कितना आएगा, इसका इकाई देख लो आप कितना हो गया, इसमें 4 आ रहा है ना इकाई अंक में, तो आप क्या बोलोगे 234 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई, क्या है क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन है 29 से बड़ी 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना 29 है। क्या है, हम संख्या बना लेते हैं पहला, ठीक है, पहली संख्या मान लिया 29x, दूसरी मान लिया 29y, मान लिया यार। हाँ, अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा 29xy बराबर, जो एलसीएम निकाले हमने, तो 29 दोनों में है, एक बार लिख दिया और एक्स वाई लिख दिया, ठीक है, ये एलसीएम हो गया, ये एलसीएम दिए हुए एलसीएम के बराबर होगा 41 47। हाँ, अब भाई हम भाग देंगे किससे 29 से, 29 अभाज्य संख्या क्योंकि ना 29 एका 29, बच कितने गए भैया, हाँ, अरे एक वो बचा, हाँ एक वो, और यहाँ 11 है, हाँ 12 बज गए ना, मतलब कि 12 बज गए, हाँ कि नहीं, हाँ 12 बज गए ना, और यहाँ कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। अब भाई इतना कर लेना आपने, अब कितना बार चल जाएगा, देख 30 चौके होते हैं 120, ठीक है, तो 29 चौके कितना हो जाएगा, 29 चौके, बोलो बोलो, 29 चौके हो जाएगा 116, ठीक है, समझ में आया, तो इसमें से 116 घटा दो आप, देखो 14 में से 6 घटाया 8, हाँ, और यहाँ देखना 11 में से 11 घटा 0, 8 बच गए, कितना हो गया 87 हो गया, फिर 87 हो गया तो 29 दिया 87 हो गया, मतलब x और y का मान कितना आया आपके पास 143। अब भाई 143 को ना आप 2 भागों में तोड़ दो, इसको तोड़ो कैसे, ऐसा तोड़ोगे, ठीक है, 143 में हमने 11 कर दी थी, ठीक है, 11 कम 11 बच गए 3, 11 3 33, 13 कम 13 टूट गया, मतलब इसके 2 गुणनखंड हो गए, कि आप बोल सकते हो 11 गुणित में 13 लिख सकते हो, ठीक है, शाबाश। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम क्या काम करें, 11 को देखो x का मान 11 हो गया, y का मान 13 हो गया, ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं मान, रख दे मान यहाँ पर, तो भाई 29 गुणित में कितना लिख दो 11, कर दो 11 नंबर 99 की 9 हासिल की 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 22 और 9 31, ठीक है, फिर 29 में आप कितने गुणा कर दो 13 का, कर दे 13 नम्मा, बोलो बोलो 13 नम्मा 117 की 7 हासिल की 11, 13 दूनी 26, 26 और 11, हाँ 26 और 11 37, ठीक है, जोड़ देंगे 9 और 7, अरे बोलो बोलो 9 7, अरे बोलो भाई 16 की 6 हासिल की 1, और 1 और 1 2, 2 और 7 9, और 1 3 और 3 6, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 696, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, हाँ आया होगा उम्मीद करते हैं यार ना, करने की कोशिश करना क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई, हाँ शाबाश। कर लेना, देखो सबसे पहले हमने क्या काम करे, संख्या बनाए, संख्या के बाद इनका एलसीएम लिए 29 एक्स वाई आया, फिर 41 47 में 29 का भाग दिए, कितना 143 आया, 143 का हमने गुणनखंड कर लिए, 11 गुणित में 13 लिख दिए। अब भाई एक्स का मान लिया हमने 11 और वाई का मान कितना में 13 हो गया, भाई यहाँ लगा देना बस, ये 29 में 11 गुणा हो जाएगा और
कितना है 319 आएगा, और 29 में 13 गुणा हो जाएगा, 377 आएगा। दोनों को जोड़ने की बात करा है, जोड़ देना आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब कि ये एलसीएम एचसीएफ का ना कठिन सवाल माना जाता है। अगर थोड़ा सा कठिन पेपर बनाया आपका तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान से करना। चलो अगला क्वेश्चन आया है, चलो इसको करके दिखाइए आप। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। में देखो एक भिन्न लिखिए, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है भाई, छोटे से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना। ठीक है, आरोही क्रम में ले तो चौथी भिन्न कौन सी होगी, ये आपको बताना है भाई। बता दो जरा। हाँ, तो एक तरीका क्या होता है, ये 5 देख, 2 बटे कितना लिखा है 5, फिर लिखा है 3/8, फिर लिखा हुआ है देखो 5 का भाग दिया मैंने, 2 में भाग जाता क्या, नहीं, दशमलव लगा दिया यार, ये दशमलव लगा और यहाँ 0 लग जाएगा, तो 5 कम 5, 5 के 20, 4 बार चल जाएगा। ठीक है, चल गया 4 बार। हाँ, फिर 8 का भाग दिया, इसमें जा रहा है क्या, नहीं, दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 लग गया, 8 3 24, बच कितने के भाई 6, हो गया 60, 2 अंक तक देना। ठीक है, अब 80 सत्ती 56 चल गया। अब फिर क्या है, 4/9 लिखा है, कितना लिखा है 4/9, तो देखो यहाँ लगाया दशमलव, क्या बोला मैंने, यहाँ लगाया दशमलव, और भाई 4 के पीछे लगे 0, हो गया 40। तो भाई देखना, 9 9 चौके 36, बच गया 4, 9 चौके 36 हो जाएगा। फिर इसमें दिया मैंने किसमें, 5/13 में। हाँ, अब 13 का भाग दे रहे हो, उसमें लग जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, यहाँ लगे 0, 13 × 39, 13 चौके 52, ज्यादा हो जाएगा, 13 × 39। ठीक है, बच कितने गए, आप बोलो 11 बच गए, अब 0 लग गया उसमें, तो कितना हो गया 110। ठीक है, 13 अट्ठे 104, 8 बार चल जाएगा पूरा पूरा है। फिर देखो 6/11 है, फिर 11 का दिए इसमें, दशमलव लगाया 60 हो गया, 11×5 55, बच गया 5, फिर 11 चौके 44 हो जाएगा, दशमलव बाद 0 लग जाते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है मेरे भाई, इसको समझे पहले आप। आरोही क्रम में चौथी बताना, मतलब कि 5 है टोटल, हाँ 5 है ना, तो चौथी बताना मतलब कि दूसरी सबसे बड़ी बताना है, मतलब समझ रहे हो, आरोही क्रम में दूसरी सबसे बड़ी बताना ना। ये देखो चौथी का मतलब क्या होगा, दूसरी सबसे बड़ी, इसमें दूसरा सबसे बड़ा कौन, देखो सबसे बड़ा तो ये हो गया 54। ठीक है, अब दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा 44, 44 पैसे ना, ये किससे पैदा हुआ है, तो आप बोलो 4/9 से पैदा हुआ है, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा 4/9, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा सोचना है, बन जाएगा आपसे ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया भाई, 999 सही, 999 बटे में 1000 गुणित में 7 लिखा है, कैसे हल करोगे इसको। चलो ध्यान देना, हम ही बताते हैं, आपसे बन रहा है तो वीडियो को रोकें और करें। ठीक है, तो इसको बड़ा इसमें होगा ना मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, देखो 999 में 1 का गुणा करे 999, और कितने जीरो इसमें 3 जीरो हैं, वो लिख दिया, प्लस में ऊपर कितना है सॉरी 999 बटे में कितना है 1000। ठीक है, गुणित में 7, 7 को वैसे लिख दिया दोस्त, है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब क्या है, इसको जोड़ा मैंने, कितना आया 999, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, फिर से 999,
बटे में 1000 और गुणित में कितना 7 है। हाँ भाई, है क्या नहीं है? आप बोलोगे है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, आगे समझ में, शाबाश ना। अब मैंने बोला आपसे यार, इसको कैसा करें हम लोग? हाँ, देखो दो तरीके होते हैं इसके, जो कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया ना। दो तरीके कौन कौन से होंगे इसके? देखो इसको मिटाते हैं। हाँ, देखो इसको लिख सकते हो क्या, 999 प्लस में 999 बटे में 100, ऐसा लिख सकते हो, दूर दूर लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ इसका गुणा होगा फिर जोड़ नहीं पड़ता है। तो बाहर में कितना 7 है। अब भाई 7 का गुणा इसमें भी होगा और 7 का गुणा इसमें भी होगा मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो करते हैं हम लोग, करें। देखो 7 नम 63 की 3 हासिल की 6, 7 नम 63, 63 और 6 69, 69 की 9 हासिल की 6, ठीक है। और 7 नम 63, 63 9, सॉरी, देखो 7 नम 63 हुआ, 63 और 6 69, ठीक है। और प्लस में अब इसको गुणा करो यहाँ पर, करें भाई, चलो करते हैं। हाँ, इसमें भी गुणा करोगे वही आगे सेम, 6993, हाँ, बटे कितना है 1000। अब 1000 का इसमें भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 699 और 3 तो वैसे लिख दिया आपने प्लस। अब इसका भाग दिया आपने तो कितना कितने बार चल जाएगा ये? आप बोलोगे भैया 6 बार पूरा पूरा चल जाएगा, 6 बार पूरा पूरा गया और बच्चा कितना यहाँ पर, बस 6000 चल जाएगा ना, बचा 993 ऊपर, बट्टे में कितना 1000। समझ में आया? अब ध्यान देना है, इस 6 ना इसमें जुड़ जाएगा भाई, तो कितना जाएगा 6900 99, 639 और 6999 सही, ऊपर 993 बटे में 1000। हाँ जी, बताओ जरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लिख सकते हो आप, ये ना जोड़ सकते हैं इनको और फिर से सही बटे में लिख सकते हो, ठीक है। देखो फिर समझा रहे हैं हम, इसको हम तोड़े 999 प्लस 999 बटे में 1000, वो बाहर क्या 7 है ना, अब 7 का गुणा दोनों में होगा तो कर दे दोनों में गुणा हमने, 999 7 गुणा करोगे तो 6993 जाएगा, यहाँ भी। अब 6993 में 1000 का भाग दिया, 6 बार पूरा पूरा गया, ये 6 किस में जुड़ जाएगा, 6993 में जुड़ा तो 6999 आ गया, तो यहाँ बचा कितना था 9000, सॉरी 993 ऊपर वो लिख दिया आपने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो भाई साहब इसको तो याद ही करना है, 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? भाई 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 1024। किसका वर्ग होता है? 32 का वर्ग होता है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ना, 1024। ध्यान रखना, इसको याद ही कर लेना भाई। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन में आए हम लोग। अब क्या बोला, वर्गमूल बना है, वर्गमूल है यहाँ, सॉरी वर्गमूल बोल रहा है क्या, घनमूल है, यहाँ 3 लिखा ना, घनमूल है, फिर 0.0000216 लिखा हुआ है। हाँ क्या भाई, लिखा है ना, तो सिंपल से यार 216 किसका घन होता है? आप बोलोगे भैया 216 6 का घन होता है, तो 216 का घनमूल कितना होगा 6, इसकी तो 6 निकल गई, मुझे बात समझ में आ रही, 6 निकल गई। लेकिन कितने अंक बाद दशमलव के पीछे, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना 3 है ना, 3 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है, ये बना लिए 3 3 के पेयर,
कितने बार बन गए, 2 बार बन गए, तो 2 दशमलव बाहर निकाल लोगे, एक अंक ये हो गया। 2 अंक की संख्या बनाना है, 0 लगा दिए, 2 अंक बन गए, यहाँ लगा दो दशमलव, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, हाँ 0.06, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, इतना कर पाओगे ना। हाँ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, देखो पिता और माता की औसत आयु बोला ना कितना, 35 है। किसकी, पिता और माता कितने हैं, 2 है ना, तो 35 दूनी 70 लिख दिए दोस्तों, 35 दूनी 70 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि औसत है ना, तो योग निकालने के लिए ये 2 है ना, ये माता पिता औसत है, तो योग निकालने के लिए 70 लिख दिए, मतलब 70 कैसे डबल डबल कर दिया इसका, कि 2 लोग हैं। 35 दूनी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 35 दूनी में 70, ठीक है, हो गया। अब देखना, पिता माता और तथा उनके एकमात्र पुत्र, अब 3 हो गए, एकमात्र पुत्र हो गया, पिता हो गया, माता हो गया, कितना है 27 है। तो भाई कितने लोग हो गए, 27 गुणित में 3, 27 दिया 81। हाँ, अब देखो इसमें माता पिता दोनों कॉमन है, पिता माता को कॉमन है, तो भाई किसका निकालना, पुत्र की आयु निकालना आपको, पुत्र की आयु निकालना ना, तो 81 में से 70 घटा दो आप, तो कितना जाएगा 1, तो यहाँ 8 में से 7 घटाया 1, तो आपका कितना जाएगा, जो पुत्र की आयु है 11 वर्ष है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 11 राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में आपको, हाँ शाबाश। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों बड़ी भिन्न जब भी बताना है ना, देखो जब आपके पास क्या दिया रहा है, गुणनफल और भागफल दिया रहा है, क्या दिया रहा है, गुणनफल और भागफल दिया रहा है, तो आप क्या बताओगे, हाँ क्या बोला मैंने, गुणनफल और भागफल दिया रहा है आपके पास, ठीक है, जब भी दिया रहा है, तो आपको बड़ी भिन्न बताना है ना, तो कैसे बताओगे बड़ी भिन्न, तो आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं करना सर, 14/15 लिख देना है, और गुणित में जो दिया ना भागफल 35/24 लिख देना है, और अंडर रूट निकाल लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को ध्यान रखना, शॉर्ट ही बताएंगे हम इसकी ना, लॉन्ग में लंबा जाता, ठीक है, काटे 5 दिया 15, 5 7 35, ठीक है। अब देखना 2 से काट देते इसको, काट देते 2 से, 2 12 24 और 2 सत्ते 14, और ऊपर क्या हो गया है, ऊपर 7 गुणित में 7, नीचे देखना ये 3 है ना, 3 को वैसे लिखा, इसको लिख सकते हो आप क्या, 12 को 3 गुणित में 4, ऊपर 2 7 की है तो एक 7 बाहर निकल गया, नीचे 2 3 है तो एक 3 बाहर निकला, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल बोलोगे आप 2 होता है, 2 लिख दिए, तो 7 ऊपर लिखा, 2 तिया 6 हो गया, तो कितना आएगा आपके पास, 7/6 आपका बड़ी भिन्न आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ बढ़िया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अपनी तैयारी को 100% दो, ठीक है, कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आया आपके पास, एक पिता और पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। देखो पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो रही है, देखो क्या बोला मैंने, 10 वर्ष बाद बोले ना, तो प्लस का 10 यहाँ लिखे, और अनुपात बोले, मैंने यहाँ लिख दिया पिता और पुत्र, कितना है, आप बोलोगे 5:3, ठीक है। जबकि 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा ना, 10 वर्ष पूर्व कितना हो रहा है, 3:1। मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा देखना इनके बीच में अंतर समान चल रहा है, नहीं चल रहा है,
तो 5 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। इन दोनों में बीच अंतर 2 का है। 3 और 1 में अंतर कितने का? 2 का। अंतर दोनों में सेम है ना भाई। अब ध्यान देना है, किसकी आयु बताना है? पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना। वर्तमान आयु का ना, वर्तमान आयु। चलो, मैंने बोला यहां से यहां तक गया तो कितना गया? 2 गया। अब मैंने बोला 10 साल प्लस में है, 10 साल माइनस में, तो दोनों के यहाँ क्या करोगे? देखो माइनस प्लस हालांकि घटता है, लेकिन इसमें क्या करोगे? 10 साल, देखो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं और 10 साल पूर्व, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? अंतर कितने का है इनमें? 20 का। कैसे आया 20 का? यार देखो ना, आप 10 साल पहले जाना चाह रहे हो तो पहले 10 साल, देखो 10 साल बाद में हम लोग अभी 10 साल बाद में हैं और 10 साल पहले हैं, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना। 2 एकम 2, 2 धाम 20। एक किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताना ना हमें। चलो 10 का गुणा इसमें कर देते हैं। किसमें? 10 साल बाद वाले में ना, इसमें भी कर दो गुणा। ठीक है, और इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, कर दे। तो पिता की आयु कितनी मिल जाएगी हमें फिर? 5 धम 50 और 30, ये 30 हो जाएगा। हाँ 30। ये कब की है? 10 साल बाद की है। हम वर्तमान में चलना ना, तो 10 इसमें से घटा दो, 10 इसमें से घटा दो, कितना है? 40 अनुपात यहाँ कितना है? 20। काट दोगे आप लोग? काटो। 20 एकम 20, हाँ क्या? और 20 दूनी 40। तो प्यारे मित्रों देखना, ये पिता और किसकी आयु आई है? पुत्र की। लेकिन यहाँ पूछा क्या है आपसे? देखो ध्यान से, पुत्र पहले और पिता बाद में। तो पुत्र पहले आ जाएगा 1 अनुपात 2, इसका आंसर आ जाएगा। पुत्र पहले आ जाएगा ना, 1 अनुपात 2। ठीक है, इसको ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन आया है करनी 3। क्या लिखे क्वेश्चन? 2 करनी में 2 लिखा है, फिर 3 करनी 3 लिखा है, फिर लिखा है 4 करनी 3 लिखा है, 4 करनी 4 लिखा है, फिर लिखा है 6 करनी 6 लिखा हुआ है। मैं सबसे बड़ा बताना है आपको, कैसे करोगे हल? तो भाई साहब ध्यान देना है, इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ क्या लिखा? 2। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा दोस्त 12। कितना हुआ? 12। अंदर का 2 वैसे लिखा, ये बाहर के 2 से ना, मैंने बाहर के 2 से 12 में भाग दिया, कितने बार गया? तो आप बोलोगे कितने बार गया? 2 6 12, 6 बार गया, ऐसा लिख देना। अंदर का 3 को वैसे लिखे, बाहर के 3 से हमने 12 को भाग दिए, 3 चौके 12, 4 बार गया। अंदर के 4 को वैसे लिखा, बाहर के 4 से हमने 12 में भाग दिए, 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों। और भाई अंदर के 6 को वैसे लिखा, बाहर के 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? 2 की यहाँ 6 मतलब क्या होता है? देखो हम 2 की यहाँ 3 मतलब होता है क्या? 8, और 8 8 यहाँ 64 हो जाएगा। 2 की यहाँ 6 मतलब 64 हो गया। ठीक है, 3 की यहाँ 4 मतलब क्या होगा? 2 3 मिलकर 9 बनते हैं, 2 3 मिलकर 9 बनेंगे, 9 9 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, 4 का घन 64, 6 का वर्ग 36, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 81। देखिए 81 आंसर नहीं होगा, 81 किससे पैदा हुआ है? 3 करने 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 करने 3। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना प्यारे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर से करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है, राजा के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर राजा को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? देखो भाई, जितनी की वृद्धि कर रहा है, जितनी कमी कर रहा है, 20 की वृद्धि कर रहा है, 20 की कमी कर रहा है, तो हमेशा क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हमेशा हानि होगी, ध्यान रखना है। अब जो सेम सेम कर रहा है ना भाई, तो आप क्या काम करोगे? सेम सेम है ना, इनका वर्ग कर दो, तो 20 का वर्ग आप बोलो 400,
और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। 20 का 400 पीछे 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, दशमलव के बाद जीरो कोई मात्रा नहीं होती है, तो 4% हमेशा कमी होगी। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शाबाश। अगला चलते हैं हम लोग। क्या बोला है, देखो ध्यान से। 100 पेंसिल क्या है कि पेंसिल लिखा। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखना भाई, क्या 20 के बाद लाभ हो रहा है ना भाई? हाँ, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। हमारा क्या सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता है ना अपना सूत्र। अब लाभ किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है ना लाभ। कितनी, 20 पेंसिल। भाई देखना 20 हम एसपी लिख देंगे, एसपी होता है सेलिंग प्राइस ना, मतलब कि विक्रय मूल्य। ठीक है, लिख दिया आपने। हाँ, अब ध्यान देना है, विक्रय मूल्य मतलब क्या, कितने बेच रहा है, 100 पेंसिल बेच रहा है, तो मैंने लिख दिया 100 एसपी, मतलब कि 100 पेंसिल बेच रहा है। अब भाई 100 पेंसिल बेच रहा है तो 100 पेंसिल इसने खरीदा भी होगा ना, तो 100 सीपी आया, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य, है ना। अब देखना है विक्रय मूल्य बराबर, देखो जो एसपी एक साइड कर देंगे हम ना, तो 100 है ना, इसका पकड़ करें इस साइड, तो 100 सीपी यहाँ आ गया, और 100 एसपी में से 20 एसपी घटाऊंगा, कितना आएगा, 80 एसपी आ जाएगा। और जो जिसके पास लिखा है उसका मान नहीं होगा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है भाई, मतलब कि 100 में बेचा है और 80 में खरीदा है। 100 में बेचा है, 80 में खरीदा है, तो 20 का लाभ हो रहा है। लाभ यहाँ नहीं, हमें किस पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, 80, तो 80 नीचे लिख दिया, गुणित में 100% लिख दिया। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। कितने का लाभ हो जाएगा भाई, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करा, जो सूत्र होता है बेसिक सूत्र अपना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो भाई लाभ कितना हो रहा है, 20 पेंसिल, हाँ हो रहा नहीं हो रहा, 20 हो रहा है, तो 20 एसपी लिख दिया, एसपी क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य लिखा ना, यहाँ सेलिंग प्राइस का लिख दिया। ठीक है, अब कितने बेच रहा था ये, 100 बेच रहा है, तो 100 एसपी लिख दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया, और क्रय मूल्य कितना है, अरे भाई साहब क्रय मूल्य देखो 100 बेच रहा है मतलब क्या है, 100 इसने खरीदा भी तो होगा, तो 100 सीपी हो गया। ठीक है, तो भाई सीपी को इस साइड ले गया मैंने, तो 100 आ गया प्लस में, जो 20 एसपी है ना, 20 को इस साइड ले गया, तो 100 एसपी में से 20 एसपी घटाओ, 80 एसपी। जो जिसके पास लिखा है वह उसका मान नहीं होगा, तो एसपी का मान कितना है, 100, मतलब 100 में हमने खरीदी कोई वस्तु और कितने में, 80 रुपये में बेच दी है, तो कितना लाभ, 20 का लाभ हो गया, 20 के बटे में 80। क्योंकि जब भी लाभ प्रतिशत निकालोगे आप, तो किस पे निकालेगा, क्रय मूल्य या विक्रय, सॉरी, जब भी लाभ या हानि निकालते हो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हो। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालोगे या हानि प्रतिशत निकालोगे, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालोगे आप, तो वो आ जाएगा ना आपका 20 लिखिए, क्रय मूल्य कितना, 80, 80 लिख दिए, काट दिए, कितना आएगा, 25, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा बन रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक हो, यदि ए बी से 40% अधिक हो, बी सी से 20% कम हो, तो ए बी सी का अनुपात बताना है। ए बी सी, देखो दोनों किस पे डिपेंड हो रहे हैं, देखो जो ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, बी सी से 20% कम है, कहने का मतलब क्या है, सी को मान लिया हमने 100%। अब जो देखना, तो बी सी से कितना, बोलो बोलो,
अरे बोलो भाई, जो बी सी से 20% कम है मतलब कि 80% होगा। ये 100 है तो ये 80 हो गया। अब देखना, जो ए बी से 40% अधिक है, बी कितना है 80 है ना, तो 80 लिखा। अब 40% अधिक का मतलब कि 140 होगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब तीनों का अनुपात निकालना हमें, निकाल लेते हैं। परसेंट, परसेंट कट गया भाई, कट गया। एक जीरो से एक जीरो मतलब तीनों में है तो वो कट गया, ठीक है। अब और काटेंगे हम लोग, दो से काट दें, चलो काटते हैं, दो से बोले हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्यार समझना आप लोग ना, लेकिन यहाँ तो 80% भी तो था ना इसके साथ, तो इस प्रतिशत की यहाँ 100 आएगी बटे में, ठीक है। तो एक जो से एक जो काटा, अब और काटता हूं मैं, अब काट दो जरा और, किससे कटेगा ये, दो से काटो, दो चौके 8, दो पंचे 10, ठीक है। अब सब में किसका जा रहा, दो का जा रहा, फिर दो से काट दिए, दो दूनी 4 और दो चौके 8 और भाई दो पंचे 10। अब ध्यान देना, ये 14 दूनी 28 तो ये हो गया है, ये 5 कोड़ा यहाँ होगा, 5 चौके 20, ये 5 कोड़ा यहाँ पर होगा, पचम 25। समझ में आया, यहाँ से 5 हटाने के लिए ऐसा करें हमने, तो 28, 20, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, ऐसे करना है आपको। अब ये क्वेश्चन इसलिए दिया मैंने आपको क्योंकि आपको सारणी याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने, सारणी याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लेते हैं ना यार। देखो मैं सारणी याद कराता हूँ आपको अभी। हाँ, साइन कॉस टेन, यहाँ लिख दो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब मैंने बोला आपको साइन 0 अंश का मान 0, 1/2, 1/2 करनी 3/2, 1। और इसको पलटा के लिख देना है ना, फिर लिख दो 1, फिर करनी 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर यहाँ कितना जाएगा आपका 0, फिर इसका लिखना 0, 1/3, फिर अंश, फिर हर, फिर अनंत। अब देखना क्या पूछा जाता है आपसे कि यार, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा तो आप बोलोगे कोसेक, ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है, ध्यान उल्टे में ना। अब मैं यहाँ पूछा जाए साइन 0 अंश का मान कितना है 0, साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2, साइन ये आप घर में करना है, ठीक है, इतना बड़ा आता नहीं। हालांकि आपसे पूछेगा साइन 45 अंश का मान कितना है 1/2, साइन 60 अंश का मान कितना है करनी 3/2, साइन 90 अंश का मान कितना है 1। और देखना कॉस 0 अंश का मान कितना है 1, कॉस 30 अंश का मान कितना है करनी 3/2, और कॉस 45 अंश का मान कितना है 1/2, और कॉस 60 अंश का मान कितना है 1/2, कॉस 90 अंश का मान कितना है 0। अब इनके उल्टे की बात करें हम, अब इससे पूछ ले सेक, सेक 30 अंश का मान कितना होगा, देखो सेक 30 अंश का मान बताना है तो कॉस 30 का कितना करनी 3/2, तो इसको पलट दोगे 2/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसको घर में करना आप, ठीक है, डायरेक्ट मान लिखना है। जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको 10, आप करना है इसको 10 60 अंश का मान, हाँ 60, 10 60 अंश का मान पता रहना चाहिए, 10 है, 60 अंश कहाँ है ये लिखा है, इसका मान कितना हो रहा है करनी 3, 10 60 अंश मान करनी 3, यहाँ कर लोगे ना आप, ये बता दें।
हाँ देखो, हाँ चलो बताते हैं। 10 60 अंश का मान कितना, कर्ण 3। हाँ तो भाई कर्ण 3 मतलब कर्ण 3 का वर्ग करोगे आप कितना होगा, तो 3 ही आएगा सिर्फ, 3 लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ 4 लिखा ना, 4 साइन 45। देखो साइन कहाँ है अपना, ए है, 45 का मान कितना है, 1/2, मतलब क्या है, कहने वाला है 4 को वैसे लिखा, और 45 का मान कितना है, 1/2, 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या 3 है, प्लस में 3 लिखा, ठीक है। फिर क्या लिखा यहाँ, 30, सेक 30, मतलब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कर्ण 3/2। तो भाई कर्ण 3/2 मतलब कि 2/3 होगा, गुणित में 2/3, 2 का वर्ग 4 और कर्ण 3 का वर्ग 3, ठीक है। यहाँ वर्ग लिखा ना, वो कर दिया हमने वर्ग, और प्लस का चिन्ह बनाया। फिर देखो 5 लिखा, गुणित में अब कॉस 90 अंश का मान 0, और 0 का वर्ग 0 होगा, ठीक है। हाँ अब बटे का चिन्ह लगा दिया। अब कोसेक 30 अंश का मान, यार देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो कोसेक के 30 का मान कितना होगा, 2/1, मतलब कि 2 ओनली है ना, बटे में 1 लिखते नहीं है, प्लस सेक 60 अंश का मान, मतलब कि कोस 60 अंश का मान कितना हो रहा है, 1/2। हाँ तो मतलब सेक का मान कितना होगा, 2, उल्टा हो जाएगा, माइनस। अब देखो कॉट 30 अंश का मान बताना, कॉट किसका उल्टा, 10 का, 30 का मान 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते थोड़ा और आगे। हाँ अब देखना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, 3 से 3 कट गया, ये यहाँ तो 0 हो जाएगा पूरा। हाँ अब देखो नीचे देखना, यहाँ पर देखो। हाँ अब देखो 3 और 2 5, 5 और 4 बोलो, 5 4 9 हो गया। यहाँ 2 2 4, 4 में से 1 घटाए 3, बटे में 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 3। बताओ कहीं दिक्कत है क्या, 9 आ रहा है यहाँ, कैसा कहीं गलत कर दिया क्या हमने, नहीं नहीं सही करे ना, एक बार करके देखना आप, कहीं मिस्टेक हो तो आप कर लेना। और हाँ देखो 3 2 5, 5 4 9, 9 आया, 2 2 4, इसका देखते कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक कहाँ है, कोसेक तो ये देखो ये है कोसेक, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो कोसेक का 30 अंश का मान कितना होगा, 2 आएगा, ठीक है। सेक 60 अंश का मान, सेक कहाँ अपना ये है सेक, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2, वो भी ठीक है। कॉट 30 का मान, हाँ कॉट 30 का मान देखो, हाँ यहाँ गलत कर दिया हमने ना, कॉट 30 का मान क्या होता है, 1/3, 10 का है, तो इसका उल्टा होगा कर्ण 3, तो यहाँ कितना आएगा भाई, 1 नहीं आके यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। कर्ण 3 का वर्ग करोगे 3 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाओगे आप, हाँ बोलो बोलो, 4 में से 3 घटाओ नीचे बचेगा 1, ऊपर कितना आ रहा है 9, तो इसका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 9, ठीक है। देखो यहाँ देख के ही गलत लिख दिया, मैं बताओ है, चलो ध्यान रखना। हाँ शाबाश, तो आंसर कितना आएगा आपका, 9 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के समान आधार व समान ऊंचाई है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखना मेरे भाई, शंकु आए और अर्ध गोला आए और बेलन आए, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना है। देखो पहले चीज बता दूं मैं आपको, शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3,
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर का घन, ठीक है, 2/3 पाई आर का घन। और फिर अनुपात बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 बार आ रहा है ना। यहाँ देखो आधार और समान ऊंचाइयां हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? आधार और समान ऊंचाइयां बोल दी इसने ना, तो ये 3 बार आ रहे हैं तो कट जाते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएंगे, है ना, ये पूरा कट जाता है, ठीक है। अब कटने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना? 1:2:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ना यार, यहाँ 3 आ रहा है, 3 3, इसे 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा, बाकी लिख देना आप। तो 1:2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत गजब क्वेश्चन है। अब देखना, समझना ध्यान से, क्या बोला इसने? ओ पी क्यू आर एस, इतने तो हैं क्या? 5 ही तो हैं। अब क्या बोला इसने? ओ पी से छोटा है, जो ओ है ना पी से छोटा होना चाहिए, पी को हम बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये ओ छोटा हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्यू से बड़ा है, लेकिन मतलब क्या है? ओ जो है क्यू से बड़ा है, हाँ लो बना दिए, क्यू बड़ा दिख रहा हो ना। आर एस से छोटा है, आर जो है एस से छोटा, आर जो है एस से छोटा बना दिया, ठीक, बना दिया छोटा, हाँ। लेकिन टी से बड़ा है, लेकिन टी से बड़ा कौन? आर जो है टी से बड़ा होगा ना, टी यहाँ बना दिया, ए छोटा सा बना दिया ना, आर बड़ा है, ठीक है, शाबाश ना। क्यू एस से बड़ा है, जो क्यू है एस से बड़ा है, जो क्यू है भाई वो किससे बड़ा है? एस से बड़ा है, मतलब कि भाई ये बड़ा हो गया एस से, हाँ कि नहीं? हाँ, एस से बड़ा है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप बताओ कौन सा बड़ा, बताओ जरा। ऐसा समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके बताएंगे हम लोग, आप टेंशन क्यों लेते हो? तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? तो पी आ जाएगा आंसर। ये ऐसा तो समझ में नहीं आया हमें, चलो कोई बात नहीं ना, दूसरा तरीका भी तो है अपने पास। देखो जैसा बोला ना, ओ पी से छोटा है, जो ओ है ना किससे छोटा है? पी से छोटा है, तो पी ऊपर लिख दिया, लिख दिया, उससे छोटा हो गया ओ। लेकिन क्यू से बड़ा है, तो क्यू से बड़ा ओ है, तो ओ लिख दिया ऊपर ना। अब एस, सॉरी, आर एस से छोटा है, आर जो है एस से छोटा है, लिख दिए ना। लेकिन टी से बड़ा है, लेकिन टी से बड़ा है, कौन टी से बड़ा है? आर, है ना। क्यू एस से बड़ा है, जो क्यू है ना, अरे भाई जो क्यू दिख रहा है वो एस से बड़ा है, मतलब कि इससे बड़ा है, एस से बड़ा है, तो सबसे बड़ा ऊपर कौन दिख रहा है? पी है ना, तो पी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया 78964554545 क्वेश्चन मार्क, फिर 429। अब ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे दोस्तों, इसमें अंतर कितने का आ गया? आप बोलोगे भैया 144 का, इसमें अंतर कितने का आया? आप बोलोगे 100 का। इन दोनों में अंतर कितने का आया? आप बोलोगे 64 का। कुछ समझ में आ रहा है? 12 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। हाँ, अब किसका वर्ग का अंतर आना चाहिए? 6 के वर्ग का, मतलब कि 36 इसमें से घटा देना है। क्यों घटाना है? क्योंकि घटते क्रम में चल रहा है ना, तो भाई साहब
481 में 36 घटा 2 कितना आ जाएगा? यहाँ देखना 11 में से 6 घटाया 5, 5 किस में दिख रहा है? यही तो आएगा ना आपका आंसर 445। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो चंडीगढ़, पांडिचेरी, मिजोरम, लक्षद्वीप। मेरे भाई साहब ध्यान देने वाली बात है, मैं भिन्न कौन सा पूछा ना, तो देखो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मिजोरम क्या है? एक राज्य है। मिजोरम क्या है? एक राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना। मिजोरम एक राज्य है। कहने का मतलब मिजोरम जो ना, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा आया है, जैसा जैसा बोलेगा ना, क्या बोला है? 5 गांव है ना, पहले दिशा का नॉलेज होना चाहिए ना। दिशा पढ़ना देते हैं हम यहाँ पर। ये भाई उत्तर होता है, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दिशा क्या होगी? आप बोलोगे उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व। ठीक है, इन दोनों के बीच दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। इन दोनों के बीच में दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब कहने वाली बात क्या है, अब समझना, क्या 5 गांव थे ए बी सी डी ई, इस प्रकार स्थित है। बी ए के उत्तर में, जो बी है ना वो किसके उत्तर में है? जो बी है वो ए के उत्तर में, ए के उत्तर में बी हो गया। ठीक है, सी बी के पूर्व में, जो सी है किसके पूर्व में? बी के पूर्व में, है ना, है ना। अच्छा बताना मुझे, बी का पूर्व कहाँ पर होगा? हाँ, इस साइड होगा, तो यहाँ क्या होगा? सी हो गया। ठीक है, ई ए के पश्चिम में, ए के पश्चिम मतलब इसका पश्चिम कहाँ है? इधर आएगा, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इधर। तथा डी ई के दक्षिण में, ई का दक्षिण कहाँ होगा? नीचे। कौन है? डी, डी लिख दिया। सी डी के किस ओर स्थित है? अब डी के बोला ना, सी की बात कर रहा है, तो ये दिशा निकालना हमें। हाँ, ये दिशा निकालना ना, तो ये दिशा क्या दर्शा रही है आपको? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक क्या? हाँ, बढ़िया, ये समझ में आया आपको। यहाँ पर अपने गणित और एक और क्वेश्चन होगा अभी तो यार ना, इतना आगे ना समझ में। चलो आगे चलते हैं। एक पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, हाँ। समीर बाएं से 17वां, देखो जो समीर नाम का है ना, बाएं मतलब इस साइड से कौन सा नंबर का है? 17 नंबर का है। ठीक है, समीर हो गया। ज्योति के दाएं दूसरा है, मतलब ज्योति के दाएं दूसरा है, इसका मतलब कि ज्योति यहाँ कहीं बैठी होगी। ज्योति, इसका पहला दाएं यहाँ गया एक, और दूसरे दाएं में एक हो गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ, हाँ बढ़िया, शाबाश ना।
यार हमारा लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत कर रहा था ना। अपना थोड़ा सुधार लें इसको लैपटॉप ना। इतने बार समझ में आई क्या? मतलब क्या होगा, यहाँ से 17 है, मतलब कि देखो ज्योति के दाएं दूसरा है, मतलब पहला और दूसरा हो गया, ये 16 होगा, मतलब यहाँ यहाँ 16 नंबर आया होगा, यहाँ 15, मतलब ज्योति जो है ना बाएं से कहाँ पर है, बाएं से 15 नंबर में, ठीक है, ज्योति बाएं से 15 नंबर में है, ठीक है। अब जो जो कि उस पंक्ति के, जो मतलब कि ज्योति की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि उस पंक्ति के दाएं से 15वां है, मतलब कि इधर से भी 15 हो गई, इधर से भी दाएं से भी 15 भी हो गई। तो हमें पंक्ति में टोटल बच्चे निकालना ना, जब भी कोई एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से ले लें, देखो ज्योति के इधर से 15 निकाले हमने अभी, और इधर से दाएं से 15 निकाले, तो 15 15 30 हो जाएगा, 30 में से एक घटा देना क्योंकि दोनों ओर से काउंट करें ना, तो 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए क्या? थोड़ा बहुत कोशिश करना समझने की, ठीक है। हाँ देखो ना, फिर से बता रहे हैं हम, एक पंक्ति में देखो समीर बाएं से 17वां है, मतलब इस साइड से समीर 17वां हो गया, तो भाई जो ज्योति के दाएं दूसरा है, ज्योति को यहाँ बिठा दिए, पहला और दूसरा, इसके दाएं इधर जाएगा ज्योति का, हाँ, तो भाई इधर से देखना 17 था, तो बीच में 16 आया होगा और ज्योति 15 में आई होगी, और ज्योति का बाएं से 15 निकाल लिया हमने, और ज्योति का दाएं से दिया है 15वां, और बाएं और दाएं से 15 15 दे दिया है, तो 15 दूनी 30 कर लो और एक माइनस कर लो, क्योंकि ज्योति को 2 बार काउंट कर रहे हैं हम ना, इसलिए एक घटाना पड़ता है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए अपने यहाँ पर 29, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ यार, वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। हाँ तो देखो, शाबाश ना। अब देखना हम जीके में चलते हैं अब ना, जीके और साइंस पढ़ेंगे ना, ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, तो आप बताइए जरा क्या होगा। हाँ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, शाबाश। अच्छा पूछा गया है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होता है? तो ध्यान देना मेरे भाई, जो जितना पृथ्वी पर भार होगा ना, चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ध्यान रहेगा। क्या बोला मैंने आपको? पृथ्वी पर भार कितना है? 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? पृथ्वी के भार का 1/6 होगा, मतलब कि 6 का भाग इसमें देना है, किसमें? 600 न्यूटन में, 600 न्यूटन में 6 का भाग दोगे तो कितना जाएगा? 100 न्यूटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। अच्छा, समुद्र में प्लवन करते आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/10 राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ
अब देखना, हवाई जहाज जो ना, हवाई जहाज, ध्यान देना, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? बताओ जरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, तो सिंपल सा याद करना, वायु दाब कमी के कारण, क्या है? वायु दाब कमी के कारण स्याही निकलने लगती है, ठीक है। हाँ, शाबाश, ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं होगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं? जो लोलक घड़ियां होती है गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है, पूछा जाता है पेपर में। तो आप क्या बोलोगे? इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब क्या? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्या बोला मैंने? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ध्यान रखना। हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? साइक्लोनाइट। क्या होगा? आरडीएक्स का अन्य नाम क्या होगा? साइक्लोनाइट, है ना। क्या होगा? आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट, ठीक है, ध्यान रखना भाई। हाँ, शाबाश। अच्छा, पूछा गया आपसे, बैटरी लो हो रही है, पहले चार्ज में लगा देना। हाँ, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? बताओ जरा आप लोग। हाँ, तो आप बोलोगे मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइट ना, भोपाल गैस कांड, ठीक, ध्यान रखना है। इसके लिए उत्तरदायी कौन था? 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था ना भोपाल गैस कांड, ठीक है, ध्यान रखना। तो भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस रिसा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट ना। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो क्या बोलोगे? बिजली के बल्ब में भाई आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है, आर्गन गैस भरी होती है बिजली के बल्ब में। हाँ, और अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में हो रहता है? अम्लीय वर्षा मतलब कि कौन सा अम्ल पाया जाता है अम्लीय वर्षा में? H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखना है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस का मुख्य, वाहनों में मतलब कि वाहनों से कौन सा प्रदूषण निकलता है? तो आप क्या बोलोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना भैया। अनुवांशिकी यूनिट या जीन अर्थात जीन होते हैं किसमें? आप बोलोगे जीन किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में जीन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, शाबाश ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं, मतलब किस कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहते हैं? तो आप बोलोगे आत्मघाती वेग किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स, है ना, लाइसोसोम्स को आत्मघाती वेग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या आत्महत्या का थैला भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा होगा? आत्मघाती वेग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है, मनुष्य में पुनः स्थापित, मतलब पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे 20 है। कितनी? 20, ठीक है, याद करना भाई, इसको रिपीट होंगे पेपर में।
मानव मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होगा? यूरोक्रोम। किस कारण? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, ध्यान रखना। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखो, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो आप बोलोगे क्लोरोफिल। किसके कारण? क्लोरोफिल, है ना, ध्यान रखना। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा जूम इन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास, ध्यान देना है। भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भूलर झील सबसे बड़ी झील है भारत के ताजे पानी की, हम मीठी झील बोल सकते हैं ना, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। अब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो क्या बोलोगे? चिल्का झील, है ना। और विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो भाई आप क्या बोलोगे? रामेश्वरम भाई किस राज्य का हिस्सा है? हाँ, तो क्या बोलोगे आप? तमिलनाडु का हिस्सा है। किसका? तमिलनाडु का है। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय मोर, तो भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या? पावो क्रिस्टेटस, है ना, या पेवो क्रिस्टेटस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया। नेपोलियन किस देश का निवासी था? तो आप क्या बोलोगे? नेपोलियन किस देश का निवासी था? तो आप बोलोगे फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। ठीक है, शाबाश ना। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो आप बोलोगे ब्रिटेन। कब? ब्रिटेन में कब से हुआ? 1825 से। ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय गीत गाने में या राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्रगीत गाने में जो नहीं होता अपना वंदे मातरम, तो भाई कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। ठीक है, और राष्ट्रगान में 52 सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना है, गलती मत करना। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना, देखो, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो आप क्या बोलोगे? प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, सिक्योरिटी, है ना, क्या? सिक्योरिटी पेपर मिल, है ना, सिक्योरिटी पेपर मिल, पेपर मिल की कहाँ स्थित है? बता, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, बताओ तो जल्दी से। हाँ, कहाँ स्थित है? होशंगाबाद। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल के। ठीक है, ध्यान रखना। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर भाई मिस्र में स्थित है। सुएज नहर किसमें स्थित है? मिस्र देश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग। अब दो पुस्तक दी हैं आपको, चित्रांगदा और गीतांजलि, किसकी पुस्तक है? तो आप क्या बोलोगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अगले आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, तो किस वर्ष किया गया है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, तो क्या बोलोगे भाई? 1997 में। ठीक है, ध्यान रखना। 1997 में भारत रत्न सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाँ। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, या किस राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान? हाँ, तो आप बोलोगे कर्नाटक का है भाई यक्षगान। ठीक है, कहाँ का है? कर्नाटक लोक नृत्य है यक्षगान। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? जनरल एम राजेंद्र सिंह। क्या? जनरल एम राजेंद्र सिंह। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का अपना, कह तो करवा देना फिर मैंने। शोषण के विरुद्ध अधिकार
किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप क्या बोलोगे? अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। ठीक है, शाबाश। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज पसंद आती होगी आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। ठीक है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।